पूरे मुद्दे को लेकर किसको फायदा और किसको नुकसान होने वाला है, चढ़ावा चोरी के चोरों को पकड़ने से ज्यादा अब इस पर चर्चा हो रही है। तो चोरी की वजह से हो सकता है किसी की आस्था आहत हो जाए और उसकी वजह से वो शायद दोबारा सोचने लगे, बट बहुत मेजर गेन और लॉस मुझे किसी पार्टी का नहीं दिख रहा है। अगर ये लग जाएगा कि सत्ता किसी को संरक्षण दे रही है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा। निश्चित रूप से ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसको लेके ये मुद्दा तो बना रहेगा और बनाया जाएगा विपक्षी द्वारा, क्योंकि एक बड़ा देखिए भावनात्मक मुद्दे अल्टीमेटली प्रभावित करते हैं चुनाव में पूरी तरीके से, तो इसको विपक्ष मरने नहीं देगा। जब आपने ट्रस्ट बनाया, गोली जब चल रही थी तो चंपत राय वहाँ खड़े नहीं थे, वहाँ विनय कटियार थे, वहाँ उमा भारती थी, वहाँ एक आजकल बहुत वायरल है संतोष दुबे थे, करपात्री महाराज थे, पता नहीं ऐसे हजारों लोग थे जो अयोध्या के थे, वहाँ के थे, उस जमीन के थे। अरे भैया उनको ट्रस्ट में डाल देते। सरकार के लिए ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी रहा है, उनकी पार्टी का मुद्दा भी रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार भी बहुत ज़्यादा उससे मुंह मोड़ पाएगी। मुद्दा जो है निर्भर करेगा इस बात पर चुनाव के समय, चुनाव तक, कि भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे डैमेज कंट्रोल करती है और कैसे नैरेटिव बदलती है दूसरे किसी मुद्दे से, और विपक्ष और इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग कैसे इसको जिंदा रखते हैं। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का सवाल अब सिर्फ जांच एजेंसीज या अदालत तक नहीं है, सियासी गलियारों में भी इसकी जमकर गूंज है। इस पूरे मुद्दे को लेकर किसको फायदा और किसको नुकसान होने वाला है, चढ़ावा चोरी के चोरों को पकड़ने से ज्यादा अब इस पर चर्चा हो रही है। चढ़ावा चोरी के जो चोर हैं उनको, दोषी जो हैं उनको तो सजा मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त इस मुद्दे पर सियासत हो रही है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण जो बैठेंगे या बिगड़ेंगे वो इस राम मंदिर के मुद्दे के चढ़ावा चोरी से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि ये मुद्दा पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। किसके हिस्से में ये फायदा जा रहा है इस पूरे मुद्दे का और कौन संकट में है, इसी का विस्तार से विश्लेषण करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, श्रीनिवास जी एक लंबे ब्रेक के बाद आए हुए हैं, और विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, अमर उजाला के सलाहकार संपादक। चर्चा इस बात से शुरू होनी है कि ये जो मुद्दा पिछले कई समय से लगातार सियासत के लिए एक ज़बरदस्त विषय बन चुका है, उसका फ़ायदा कौन लेगा और किसके हिस्से में उसका नुकसान जाएगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि ये मुद्दा राजनीतिक रंग ले चुका है, इसलिए दोषी कौन है इस पर चर्चा कम हो रही है, इसका फ़ायदा किसे मिलेगा इस पर चर्चा ज़्यादा हो रही है। पूर्णिमा मैम, आज जानबूझ के मैंने इधर जगह की है और आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। ये जो पूरा मामला है, जो पिछले एक महीने से हम भी लगातार खबरों के खिलाड़ी में भी कवर कर रहे हैं, हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, ये पूरा मुद्दा किसके लिए फलदायी होने वाला है और किसके लिए संकट का विषय? प्रतीक्षा, देखिए यूपी के इलेक्शन में समय है अभी, तो उतने लंबे समय तक कोई भी मुद्दा सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, और उसको कंटिन्यूअसली उसके ऊपर अगर आप बात करते रहें तो एक फटीग फैक्टर उसके साथ डेवलप हो जाता है। तो अभी किसको फ़ायदा होगा, नहीं होगा, नुकसान होगा, नहीं होगा, इस पे ना कमेंट करते हुए हमको ये देखना है कि ये क्या सियासी मुद्दा बन सकता है जब चुनाव आएंगे उस समय। तो ये तो है, इस लग तो रहा है कि ये सियासी मुद्दा तो बन गया, धर्म से उसको अब चर्चा उसकी हटके सियासत पर आ गई है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने हिसाब से जिसको जो सूट कर रहा है वो बयान दे रही हैं। चूँकि समाजवादी पार्टी पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने कि इस पे बात करना शुरू किया, इसको पब्लिक डोमेन में लेके आई, तो समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से मुखर होकर इस पर बोल रही है, और मुझे लग रहा है कि उनका ये मेन एक टॉकिंग पॉइंट होगा जब भी इलेक्शन होंगे। फ़ायदा उनको कितना होगा इसके लिए अभी थोड़ा प्रीमेच्योर है, जैसा मैंने कहा, मैं अभी उस पर बात नहीं करूँगी। लेकिन नुकसान थोड़ा बहुत बीजेपी को लगता है कि डर है इस वक्त, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि उनको डर तो ज़रूर है कि कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसकी वजह से बीजेपी का जो कोर वोटर है वो उसको छोड़ के कहीं और चला जाएगा। जो कोर वोटर है हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी को वोट करे। समाजवादी पार्टी का जिक्र इसलिए है कि मेन अपोजिशन में वही है, कांग्रेस तो समाजवादी पार्टी के रहमो करम पे रहने वाली है, और कांग्रेस में इस पर अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कोई हमने स्टैंड देखा भी नहीं है। तो कांग्रेस शायद इस मुद्दे से बच के ही इसको उठाएगी, अगर उठाएगी भी तो समाजवादी पार्टी को बीजेपी के नुकसान होने से फ़ायदा हो जाए, ये संभावना मुझे कम लग रही है। और नुकसान जहाँ तक बीजेपी का सवाल है,
थोड़ा बहुत जो उनके फ्रिंज वोटर होते हैं जो कि हिंदुत्व से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर उसमें बाकी मुद्दों को ऐड करके अगर वो बीजेपी के लिए वोट करते हैं तो शायद उसमें 1-2%, 3% की इधर उधर सवर्णों की बात कर रही हैं। सवर्णों की बात कर रही हूँ, या इवन ओबीसी, बहुत बड़ा तबका ओबीसी का बीजेपी को सपोर्ट करता है। तो सिर्फ भक्ति के मामले वजह से जो नहीं जुड़े हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सत्ता में भागीदारी देखते हैं, आगे आने वाले समय में अपने बच्चों का अपना राजनीतिक भविष्य देखते हैं, तो वो तबका हो सकता है थोड़ा सा मायूस होके अपना सेकंड ओपिनियन बनाने लग जाए, सेकंड थॉट्स उसको आने लगे। लेकिन बहुत बड़ा डैमेज मुझे बीजेपी को होता है नहीं दिखाई दे रहा है। वो इसलिए कि मंदिरों में चढ़ावा की चोरी कोई उतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा है नहीं हमारे देश में। उसके बाद देखिए एक एक करके जैसे बाढ़ सी आ गई है, बद्रीनाथ मंदिर का नाम आ गया, उधर बगलामुखी मंदिर का नाम आ गया। और थोड़ा हम लोगों को जो अपना एक्सपीरियंस भी है वो ये है कि मंदिरों में जो चढ़ावा चला जाता है फिर हम लोग उसको एज डिवोटीज बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चिंता नहीं करते हैं। चूँकि ये मामला चोरी का बन गया है तो चोरी की वजह से हो सकता है किसी की आस्था आहत हो जाए और उसकी वजह से वो शायद दोबारा सोचने लगे, बट बहुत मेजर गेन और लॉस मुझे किसी पार्टी का नहीं दिख रहा है। रामकृपाल सर, ये मुद्दा चुनावी हथियार बन गया है। भारतीय वोटरों को कहा जाता है कि उनकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है। ये चुनाव तक खींच ले जा पाएंगे विपक्ष के नेता, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ यहीं वाली चर्चा है, या अभी थोड़े दिनों में जांच वाँच जो है, जो जैसे बाकी जगहों पर चल रही है, तिरुपति का भी पता ही नहीं है, SIT बनी हुई है और अभी काम कर ही रही है, तो उसी तरह से ये धूमिल हो जाए? मैंने पिछली बार भी जो बात कही थी, एक बात मैं बहुत बार ये बात कहता रहा हूँ कि एवरेज आदमी से जो एवरेज होता है, जैसे वही है कि 28 कैरेट या 24 कैरेट से आप जेवर नहीं बनता है, उसमें थोड़ा रंगा ताबा मिलाना पड़ता है। ऐसे इंसान जो है कोई भी 100% सही नहीं होता है, जैसा मौका मिलता है वैसे ही हो जाते हैं। एक छोटी सी मैं बीच में खाली ये कहूँगा कि एक कथा हो रही थी और कथा यही थी कि ये जो कुछ भी लोभ मोह कुछ नहीं है जीवन में, इनका कोई महत्व नहीं है। 1 घंटे कथा के बाद जब समापन हुआ तो वहाँ से एक हुआ कि भाई जो लोग हैं आए हैं वो जाएं। यहाँ 2 मूर्तियाँ, भगवान की मूर्ति रखी हुई है, एक बिल्कुल काठ की बनी हुई है, दूसरी सोने की बनी हुई है। तो जिसकी जो श्रद्धा हो वो लाइन में लग जाए, दाएं वाला ये है, बाएं वाला ये है। तो 1 घंटे की आध्यात्मिक कथा सुनने के बाद देखा कि वहाँ पे सारी लाइन तो सोने वाले के लिए लगी हुई है। ये जीवन का यथार्थ है। मैंने जो बात पिछली बार कही थी कि देखिए, ईमानदारी के अहंकार से खतरनाक कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि उसमें यह होता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। हिटलर को भी ईमानदारी का अहंकार था। सारी दुनिया में जितने बड़े कत्लेआम हुए हैं सब ईमानदारी के अहंकार के चलते हुए हैं। चंपत राय के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ? मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। आप सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड एक होता है जिसमें हमें ये पता है कि मैं जो मारने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य नहीं कि इसको मार दूँ, एक घूसा मारा किसी को, लेकिन अगर हो सकता है कि मेरे इस मारने से वो मर भी जाए तो उसको कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं और उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। ये कतई नहीं हो सकता है कि जिस तरह से सारा टीवी में आया उन नियमों को सारा धज्जियाँ उड़ाई गई। और मुझे समझ में नहीं आता, मैं फिर वही बात कहता हूँ कि इस देश में कोई भी स्वायत्तता संविधान के तहत ही है। संविधान से ऊपर कोई ट्रस्ट को कोई वो नहीं है। IPC का नियम वहाँ भी लागू होगा, सारी चीज़ों का नियम वहाँ भी लागू होगा। इतने दिनों से वो सब कुछ चल रहा है। और जब मैं फिर उसी बात को कहता हूँ कि ट्रस्ट से अस्पताल भी चलते हैं, तो क्या ये होगा कि एक ईमानदार ट्रस्टी कहे कि ऑपरेशन मैं ही कर देता हूँ, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है? इतना मुझे नॉलेज है। तो भाई आज के ज़माने में हर चीज़ और अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल चीज़ में इतना सब कुछ होता है कि आप अगर किसी को ऐसी पोस्ट पे रख रहे हैं तो कम से कम उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन तो देखेंगे। एक डॉक्टर बिना MBBS किए तो नहीं हो सकता। कल को आप कह दें कि वो जो नर्सिंग मेल था वो ऑपरेशन कर दिया, डॉक्टर नहीं थे, तो कितना बड़ा त्याग हमने किया है।
तो सवाल इस बात का है कि यहाँ पर चाहे कोई भी कितना भी ईमानदार बनने की कोशिश करे, अभी ये होना बाकी है कि गुनहगार कौन है सबसे बड़ा। और मैंने जैसा कहा कि ईमानदारी का अहंकार कि चूँकि मैं ईमानदार हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता है। और जब तक गुनहगार सामने नहीं आ जाता और उसको निष्पक्ष रूप से सज़ा नहीं मिलती है, तब तक इस मामले पर मैं, देखिए पॉलिटिकल लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, जनता ये जानती है, जनता सब कुछ जानती है। वही जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ताला खुला हुआ है तो बहुत सारे लोगों का ईमान हो जाएगा घड़ी ले जाऊं, ईमानदार आदमी भी सोचेगा ले लो यार। तो सवाल इस बात का है कि देखिए, मैंने फिर कहा था, योगी अपनी पुलिस लेके नहीं आए थे, वही पुलिस थी बिहार में, नीतीश अपनी पुलिस लेके नहीं आए थे, वही पुलिस जो थाने में किडनैपिंग और एब्डक्शन के फैसले कराती थी पैसे लेकर के, वही पुलिस आज उस पर आरोप लग रहा है कि उसने जो है कि इनकाउंटर कर दिया। सवाल इस बात का जो लीडरशिप होती है, गंगा में मैली कुचैली सब नदियाँ मिलती हैं, लेकिन गंगा का महत्व यही है कि वो गंगा सागर तक गंगा ही रहती है, उसमें सब उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जनता ये जानती है कि हर जगह ये होता है, जहाँ मौका मिलेगा चोरी होगी। बद्रीनाथ की जिसकी बात आप कर रही, मेरे आंखों के सामने, मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्या क्या होता है, एवरीबॉडी नोज। इन चीज़ों का पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए और जजमेंटल होने के लिए वो क्लासेस और मासेस होते हैं। तो हमेशा मैं कहता हूँ क्लासेस वर्सेस मासेस। क्लासेस जिनके वोट से एक म्यूनिसिपल इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, वो जो कह रहे हैं तो मानिए उसका उल्टा ही होगा। मासेस का एक अलग है, मासेस जो 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 खेती करता है वो जानता है कि श्रम क्या है, मेहनत क्या है, पौधा का, वो जब पौधा हरा होता है तो उसको प्रसन्नता होती है, हालांकि वो जानता है इसे मुझे लाभ तब मिलेगा जब ये मुरझा जाएगा, लेकिन उसका जीवन एक अलग ढंग से चलता है। तो मेरा ये कहना है कि अभी चीज़ों को आ जाने दीजिए। इसका जैसा कि पूर्णिमा जी ने कहा, अगर ये लग जाएगा कि सत्ता किसी को संरक्षण दे रही है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पीयूष सर, राजनीतिक पूंजी विपक्ष को इस पूरे मुद्दे को बनाना है। आपको लगता है कि जिस तरह से, जिस ढर्रे से विपक्ष इससे सवाल उठा रही है, खासतौर से अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, क्या ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक पूंजी विपक्ष के लिए बन पाएगा ये मुद्दा? नहीं, देखिए उस तरीके से तो राजनीतिक पूंजी नहीं बनेगा लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा इस बार के जो चुनाव में है उसमें एक उभर के आएगा, और न कि आस्था के जो स्थान हैं, जो धर्म के स्थान हैं, वहाँ पे इस तरह का भ्रष्टाचार, उसको बाकी जो योगी सरकार के तहत जो चीज़ें हो रही हैं, आप देखिए बड़े बड़े फ्लाईओवर्स देख लीजिए या बड़े बड़े जो एक्सप्रेसवेज हैं उनका क्या हाल हो रहा है, और भी तरह के जो लगातार बार बार आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो लेके किस तरह से पुलिस ने अभी मेरठ में जो किया है, दलित जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ, तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है एक भ्रष्टाचार इस बार का मुद्दा बन सकता है। और उसमें सिर्फ यही नहीं, ये तो ऐसा मुद्दा है जो एक भावनात्मक, एक आस्था का मामला, इसलिए ये कहीं ना कहीं पिंच करेगा निश्चित रूप से। जब और समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश ने ये ट्वीट करके इस चीज़ को, हालांकि उनको मिली थी, दूसरे लोगों ने उसको वो चीज़ें बाहर लाए थे, खासकर एक पत्रकार उसमें है वो लाए थे, और वो उन चीज़ों को, लेकिन वो सामने एकदम लाए तो डिबेट में वो चीज़ आ गई नोटिस में, तो उन्होंने कोशिश तो करी इसको पकड़ने की, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं बन सकता कि ये मुद्दा देखिए ज़्यादा जो है कि वो एक आस्था का मामला है, और अब धीरे धीरे इसीलिए ये कोशिश हो रही है भाजपा के द्वारा और जो मंदिर से जुड़े लोग हैं उनके द्वारा कि आस्था को रिस्टोर करने की बात कही जा रही है। अभी जो जिनको एक जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जो शिरडी में भी बोर्ड में रहे हैं और वो उनको भी यहाँ पे लाया जा रहा है, तो उन्होंने भी ये कहा है कि हमें आस्था को फिर से रिस्टोर करना है। आस्था आहत हुई सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन क्या आस्था पॉलिटिकल एक मुद्दा बन पाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आस्था एक ऐसी चीज़ है, ठीक है लोग हर्ट है। अभी देखिए एक सी वोटर का सर्वे भी आया है जिसमें ये बात आई है कि काफ़ी जो लोग हैं भाजपा के समर्थक लोग हैं वो आहत हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में आहत हुए हैं उसकी, लेकिन अभी भी जो है कि वो योगी को लेके बहुत ज़्यादा एंटी नहीं हुए हैं उसको लेके भी। तो एक भावनात्मक है और मिडिल क्लास ज़्यादा प्रभावित हुआ है,
और उसी मिडिल क्लास को आज राम माधव का आर्टिकल भी आया हुआ है, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जिनको था उनको तो कर लिया, अब आगे की क्यों बात उसको उठाई जा रही है, जिनको चोर थे पकड़ लिया, लेकिन चोर तो और भी है ना, वहाँ तो आपने लगाम लगा दी गई है। वहाँ पे बड़ी बातें आ रही हैं कि एफडीआर डाइवर्ट किया गया पैसा पूरा जो चंदे का पैसा था, तो एफडीआर सिर्फ क्या उसमें छोटे हाँ, कर्मचारी वही शेयर करेंगे या मार्केट में बड़े लगे लोगों के पैसे। पास भी गई, कहाँ तक गया, ये कौन लोग हैं, क्या उनको पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, यहीं तक इति कर दी गई, इतने छोटे लोगों को पकड़ के ये है। तो ये मुद्दे मुझे लगता है ये गरमाया जाएगा, धीरे धीरे सेंका जाएगा विपक्ष के द्वारा निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए भावनात्मक मुद्दा है, आस्था का मुद्दा, एक भावना लोगों की जुड़ी हुई है, खासकर मध्यम वर्ग, जो तमाम मुद्दे हैं, नौकरी के सवाल है और दूसरे मुद्दे जो है उसके लिए जुड़े हुए हैं, उसमें ये एक छौंक का काम कर सकता है और वो आस्था का एक भावनात्मक मुद्दा है, इसको निश्चित रूप से, लेकिन एक बहुत इंटेंसिवली मुझे लगता है कि उतना से फ़ायदा मिलेगा नहीं अगर बढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे इसको मरने नहीं देंगे। खासकर समाजवादी पार्टी जो है, कांग्रेस थोड़ा सा, और दूसरा देखिए एक और चीज़ इसमें एंगल है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इन्वॉल्व थे, वो ब्राह्मण पंडित जो है वर्ग के थे लोग, और वही ज़्यादातर पकड़े गए उनमें। तो और इधर समाजवादी पार्टी जो है कि ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है, कि उसको लगता है कि पीडीए अब इस बार बहुत ज़्यादा उसको वोट नहीं दिला पाएगा, तो वहाँ पे भी उसको थोड़ा सा फूंक के और उसका पक्ष भी वो ले रही है, क्योंकि एक शोषण हो रहा है एक ठाकुरों की सरकार के द्वारा जो है या वहाँ पे, और ये सारे जो है एक पंडित जो है वही पकड़े गए हैं इसमें। तो जो बनिया क्लास था, बनिया क्लास वो सब छोड़ दिया गया उनको, खासकर चंपत राय जी उसी क्लास के जो वो अपर का उस तरह से है, तो ब्राह्मण जो है उनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसको लेके ये मुद्दा तो बना रहेगा और बनाया जाएगा विपक्षी द्वारा, क्योंकि एक बड़ा देखिए भावनात्मक मुद्दे अल्टीमेटली प्रभावित करते हैं चुनाव में पूरी तरीके से, तो इसको विपक्ष मरने नहीं देगा। लेकिन इसको और भी, जैसे मैंने कहा, भ्रष्टाचार पूरे प्रशासन में जिस तरह से हम देखें, तमाम उदाहरण आ रहे हैं, खासकर निर्माण में पूरे, आप चाहे रोड्स ले लीजिए, आप जो है कि एक्सप्रेसवेज ले लीजिए, लगातार घटनाएं आ रही हैं, किस तरह से टूटते चले जा रहे हैं, बुरा हाल होता चला जा रहा है। तो वो एक भ्रष्टाचार का मुद्दा बनेगा, उसी में इसकी एक जो कहते हैं आइसिंग जो कहते हैं वो लगाई जाएगी, और ख़ासकर मिडिल क्लास को ये है, क्योंकि अभी तो ये भी खबरें आ रही है ऐसी, खासकर जो आपके देखिए वो जो अखाड़े के हैं वो नरसिम्हा क्या नाम है उनका, और इवन ये जो आपके जो सुभाष जो कार सेवक हैं, उन्होंने ये बात कही है कि साहब ये तो नकली जो है इन्होंने ला के रख दिया गया वहाँ पे, जो है असली नहीं है जो चीज़ मिसिंग थी। तो तमाम इस तरह की बातें हो रही हैं, कितनी सच है कितनी गलत है पता नहीं, क्या सही है, लेकिन इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये एक माहौल तो बन ही रहा है, अभी चीज़ और खुलासे होंगे, और निश्चित रूप से विपक्षी पार्टियां इसको मरने नहीं देंगी। श्रीनिवास जी, जब राम मंदिर के मुद्दे की बात होती है या इसके राजनीतिक फायदे और नुकसान की बात होती है, तो केंद्र में आते हैं सवर्ण वोटर, और अब ओबीसी की भी चर्चा होने लगी। सवर्ण वोटर और ओबीसी पर इस पूरे मुद्दे का आप कैसा असर देखते हैं? देखिए, राजनीति से पहले ना मैं चंद सेकंड दर्शन पे बात करना चाहता हूँ, फिलॉसफी पे। आज से पौने 200 साल पहले एक किताब लिखी गई, जर्मन राइटर थे, ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट। राइटर का नाम कार्ल मार्क्स था। उन्होंने धर्म की तुलना अफीम से की और बहुत सारी चीज़ें बोली उन्होंने कि अगर किसी को नशा दे दीजिए तो कुछ वक्त के लिए अपनी शारीरिक मानसिक पीड़ा भूल जाता है, वैसे ही लोग धर्म की आड़ में जाके, खास करके जो कम पढ़े लिखे गरीब वंचित शोषित हैं, वो कहते हैं चलो अभी दुख है, बाद में तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो शासक वर्ग है वो धर्म को धर्म की तरह इस्तेमाल नहीं करता, एक आध्यात्मिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। तो अब जहाँ तक बात की जाए, आप याद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कि जब से तगड़ी वाली राजनीति हो रही है, कभी आपने सुना किसी शिक्षा, किसी रोजगार, किसी निर्माण मुद्दा बनाया गया? मुद्दा क्या है? राम मंदिर। 90 में हमने कसम राम की खाई थी, मंदिर वहीं बनाएंगे, और 2024 में हम राम को लाए हैं वो ले आए। लेकिन सच्चाई ये है कि धर्म को हिंदुस्तान में कभी माना ही नहीं गया, खास करके शासक वर्ग की तरफ से। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं सवर्ण की, दलित की, शोषित की, देखिए जो आस्था होती है ना, वो ना सवर्ण आस्था होती है, ना दलित आस्था होती है, ना शोषित आस्था होती है। आस्था होती है। अब मैं बात करता हूँ आपको सूर्यवंशियों की बात करता हूँ। अयोध्या में अभी भी सूर्यवंशी जो हैं वो हैं, बड़ी संख्या में तादाद है, ठाकुर परिवार के लोग हैं जो अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं।
वहीं पे एक गांव है अयोध्या से 12-14 किलोमीटर। जब ये मंदिर का उद्घाटन होने वाला था तो मैं उन लोगों से मिला था। उन लोगों ने 500 साल तक, उनके पूर्वजों से लेकर अभी तक, ना उन्होंने पगड़ी बांधी थी। इवन कोई शादी हो, कोई समारोह हो, उन्होंने राम की कसम खाई थी कि जब तक आपको लाएंगे नहीं हम पगड़ी नहीं बांधेंगे, हम छतरी लेकर नहीं चलेंगे। मुगलों से लेके और अभी तक जो अत्याचार थे उन्होंने सहे। तो जहाँ तक बात है कि वोट बढ़ेंगे घटेंगे, ये तो आज की तारीख में जिस तरह की राजनीति चल रही है, मैं कहूँगा विश्व का कोई बहुत बड़ा भी एनालिस्ट हो ना, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में वो नहीं बता सकता कितनी सीटें आएंगी। किसी ने सोचा था ममता का इतना बुरा हाल होगा, बिहार में तेजस्वी 25 पे सिमट जाएंगे, तो ये बताना बहुत ही मुश्किल है फिलहाल अभी। जबकि चुनाव में कम से कम 6 महीने, कहा जा रहा है कि हो सकता है 26 के एंड में भी चुनाव करा लिया जाए। लेकिन मैंने अभी जब कार्ल मार्क्स की बात की तो मैंने बोला आध्यात्मिक हथियार। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो हथियार है या था वो क्या था? राम के बिना कुछ नहीं होता था, प्रभु राम बिना सब सून। लेकिन अब जब वो हथियार उठाएंगे ना, जैसे वो कहेंगे कि हम राम को लाए हैं और सब कुछ हमने किया है, तो विपक्ष वाले नारा लगाए हैं कि जो राम को लाए हैं वही लूट के खाए हैं। तो ये हथियार कहीं ना कहीं कुंद पड़ गया, इसकी धार जो है ना थोड़ी सी तो कम हुई है, इसका असर होगा। और सबसे बड़ी बात है, इससे भी ज़्यादा असर क्या हो रहा है, अगर आप उत्तर प्रदेश की जनता की नब्ज को समझने की कोशिश करें, उनकी दिल की भावनाओं को सुने। सबसे बड़ी जो शिकायत है, आप अयोध्या जाएं, इतना काम हुआ, बहुत काम हुआ, हजारों करोड़ रुपए का काम हुआ, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए था, स्थानीय लोगों को जो उसमें हिस्सा मिलना चाहिए था, जो काम मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। राज्य विशेष के लोग आए और सारे बड़े टेंडर और ये तमाम चीज़ें उनको दे दी गई। मंदिर के ठीक पीछे ना एक वो टेंट हाउस सा बनाया गया है, जिसको बहुत प्रचारित भी किया गया था। राज्य विशेष के लोग हैं, जितने बड़े होटल तमाम चीज़ राज्य विशेष के लोग हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, भी हाल फिलहाल में उत्तराखंड, इसीलिए तो अयोध्या सीट नहीं हारे थे। ये बहुत बड़ा कारण था। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था ना कि जिनकी दुकानें थीं, दादा पर दादा चलते आ रहे हैं, कागज़ कहाँ था उनके पास। अब उनसे मांगा गया कि आप कागज़ दीजिए, आजकल कागज़ हर चीज़ में मांगा जा रहा है, कागज़ दीजिए तो आपको उचित मूल्य मिलेगा। जिन्होंने कागज़ नहीं दे पाए, उन्होंने अपना एडवर्स पोसेसन दिखाया, कानून की भाषा में कि लंबे समय से अगर जिनके पोसेसन में है तो मैं मालिक हूँ। एडवर्स पोसेसन दिखाया, उन्हें लाख रुपये पकड़ा दिए गए, 1.25 लाख रुपए पकड़ा दिए गए और दुकान ले लिया गया। बताया गया मल्टीप्लेक्स जो बनेगा ना, वो बाज़ार, बड़ी बाज़ार, उसमें आपको दुकानें मिलेंगी। वहाँ आपने पिछली बार उन्होंने बताया था 21-21.5 लाख रुपए मांगे गए। तो इस तरह के असंतोष हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। देखिए, हिंदुस्तान की जनता बहुत जल्दी जागती है और बहुत जल्दी सो जाती है। भारतीय वोटर, ये मुद्दा नहीं बनेगा। मुद्दा यही तमाम चीज़ें बनेंगी कि कुंभ में टेंट का ठेका राज्य विशेष को क्यों, लोहे की पट्टी बिछाने का ठेका राज्य विशेष को। और सुन लीजिए, जो राज्य विशेष के लोगों को ठेका मिलता है वो सबलेट करते हैं उत्तर प्रदेश वालों को। तो भैया, जब उत्तर प्रदेश में बैठे उनको दे दीजिए। जब आपने ट्रस्ट बनाया, गोली जब चल रही थी तो चंपत राय वहाँ खड़े नहीं थे, वहाँ विनय कटियार थे, वहाँ उमा भारती थी, वहाँ एक आजकल बहुत वायरल है संतोष दुबे थे, करपात्री महाराज थे, पता नहीं ऐसे हजारों लोग थे जो अयोध्या के थे, वहाँ के थे, उस जमीन के थे। अरे भैया, उनको ट्रस्ट में डाल देते। और अगर ये कोई कह दे कि चंपत राय इसमें निर्दोष हैं तो नहीं मान सकते। राइट सर, ये मुद्दा बीजेपी इसका डैमेज कंट्रोल चुनाव तक या आने वाले 1-2 महीने तक आपको लग रहा है निपटा लेगी, कर लेगी? देखिए प्रतीक्षा जी, बहुत सारी चीज़ें तो समय बताती हैं, समय कैसे उसको लेके आगे चलता है, कैसे क्या होता है। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि ना बीजेपी हारी है ना सपा जीती है। इसमें जो हारने वाले लोग हैं वो 100 करोड़ श्रद्धालु हैं। सहमत? वो लोग हारे हैं जिनके बच्चे इस आंदोलन में मरे हैं। आता है कि इसमें क्या डैमेज कंट्रोल क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखिए, इस मामले में जिस तरह से पूरी चीज़ें चल रही हैं उससे ये तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। आप एकदम से ये नहीं कह के निकल सकते कि जी कुछ तो हुआ ही नहीं। चंपत राय अपनी जिम्मेदारी से चंपत नहीं हो सकते। सरकार
अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। हालांकि एक चीज़ ये भी है कि सर वो तो ट्रस्ट इंडिपेंडेंट है, उसमें सरकार का ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि चूंकि सरकार के लिए ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी रहा है, उनकी पार्टी का मुद्दा भी रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार भी बहुत ज़्यादा उससे मुंह मोड़ पाएगी। लेकिन एक चीज़ प्रतीक्षा जी, जो भारतीय राजनीति में या भारतीय लोगों की मानसिकता है वो ये है कि भ्रष्टाचार को लेकर बहुत उदासीन है। भ्रष्टाचार कभी मुद्दा नहीं बनता। मैंने अपने 30 साल से जो मैं पत्रकारिता में हूँ, जो देख रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि भ्रष्टाचार पे, एक्चुअल भ्रष्टाचार पे कभी ऐसी कोई बहुत बड़ी जीत हार हुई हो। अगर भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा होता भारत में तो लालू यादव जी की पार्टी हमेशा सरकार भी बनाती है और मुख्य विपक्ष भी वो रहते हैं, कुछ भी हो जाए। तो भ्रष्टाचार मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मुद्दा है, उसको कुछ दिनों बाद लोग भूल जाएंगे। और उससे भी बड़ी चीज़ क्या है कि अगर हम भारतीय और हिंदू होने के नाते अगर आप देखें तो मंदिर में डब्बा, दान पात्र का डब्बा लेके भाग गए, भगवान के जेवर चोरी हो गए, ये सब खबरें तो अखबार में हर कुछ दिनों बाद हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 1992 में अजमेर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसके तार दरगाह से जुड़े थे। क्या हुआ? क्या चुनावी मुद्दा बना? कभी नहीं बना। नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं बना। हाँ, फिल्म बनी। वो इतना बड़ा, मतलब उसको तो मैंने बहुत हल्के में बोला, लेकिन वो बहुत बड़ा उस समय का मामला था। मतलब उस मुद्दे पे स्टोरी करने में 96-97 में गया था, लेकिन वो कभी चुनाव का मुद्दा नहीं बना, क्योंकि ये भारतीयों की मानसिकता है कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बना पाते। अखिलेश यादव जी किस मुंह से, या समाजवादी पार्टी किस उस पे भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगी? जिन लोगों ने सपा का शासनकाल देखा है उनको नहीं पता क्या? अगर भ्रष्टाचार ही मुद्दा होता तो बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं यूपी में जिनका, मतलब पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, लेकिन पता सबको होता था कि इनकी सरकारों में होता क्या है, कितने % चलते हैं, कौन मेन आदमी है, कौन सेकंड आदमी, सब पता होता था। तो भ्रष्टाचार मुझे नहीं लगता कि चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप विपक्ष की मोडस ऑपरेंडी पिछले बहुत साल से देख लें, मुद्दा लेके चलते हैं, चुनाव से पहले सेल्फ गोल कर लेते हैं। चुनाव से पहले राहुल गांधी जी कुछ चौकीदार चोर है, कुछ ऐसे टाइप का लेके आ जाएंगे। तो इस वजह से कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जो बना बनाया माहौल होगा ये लोग खुद बर्बाद कर लेंगे। और इसी का फायदा, मुद्दा तो है, लेकिन चुनाव तक ये मुद्दा रहेगा या नहीं, ये अभी जज कर पाना थोड़ा मुश्किल है। क्या ओवरऑल जो इस पूरे विषय को आप देखते हैं, वोटर्स के ऊपर, सवर्ण वोटर्स के ऊपर, या फायदे और नुकसान की जब बात होगी तो उसमें कोई खेमा प्लस में जाएगा? मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि देखिए, इस मुद्दे ने हिंदुत्व की धार को कमज़ोर किया है। भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की राजनीति जो है राम मंदिर से ही परवान चढ़ी है। उसके पहले भी हिंदुत्व था उनकी राजनीति में, जनसंघ के ज़माने से हिंदुत्व था, आरएसएस भी थी, विश्व हिंदू परिषद भी थी, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे से ही उनकी हिंदुत्व की राजनीति चढ़ी। और फिर वो 2 सीट से लेकर 303 सीट तक सब में वो रहा योगदान, बाकी और फैक्टर्स भी रहे। उसी राम मंदिर में मामला आ गया ये। बाकी जैसे इन्होंने उदाहरण दिया अजमेर का या किसी ने बद्रीनाथ का, या उनमें इनमें फ़र्क है। फ़र्क ये है कि अजमेर को लेकर कोई राजनीति नहीं हुई, कोई आंदोलन नहीं हुआ इस देश में। बद्रीनाथ को लेकर कोई आंदोलन नहीं हुआ, मैनिफेस्टो में नहीं रहेगा, किसी पार्टी मैनिफेस्टो में नहीं है। तो वो हिस्ट्री अलग अलग तरह की घटनाएं हैं। तिरुपति हो गया, ये हो गया, वहाँ लोग कहते हैं भाई ठीक है मैनेजमेंट में गड़बड़ हुआ। इसको लेकर पूरा राजनीतिक आंदोलन चला है, पूरा एक पार्टी ने मैनिफेस्टो में लिया है और उसके आधार पर उसने वोट मांगे हैं और वोट मिले भी हैं उसके। तो इसलिए ये राजनीतिक मुद्दा तो बन गया है। अब वही बात है कि क्या विपक्ष इसको सस्टेन कर पाएगा? क्या विपक्ष, भाजपा जो कोशिश कर रही है डैमेज कंट्रोल की, किसी भी राजनीतिक पार्टी को करनी चाहिए कि वो अखिलेश यादव को खड़ा कर रहे हैं कि भाई तुमको बोलने के अधिकार तो आए, तो पिता ने गोली चलवाई थी। इस तरह से दान को लेकर के तमाम सारी पोस्टें आ रही हैं कि दान लेके भूल जाना चाहिए, देके दान का कोई हिसाब नहीं मांगता। ये तो दधी जी ने कौन सा हड्डियों का हिसाब मांगा था, राजा बली ने कौन सा बामन से उस ज़मीन का हिसाब मांगा था। ये सब नैरेटिव्स चल रहे हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद क्या है कि जो सुई कहाँ अटकी है इस मुद्दे की सुई अटकी है अयोध्या में। अयोध्या की वो लोग जो कारसेवा में शामिल हुए, जिन्होंने गोलियां खाई और जो इस मुद्दे से आखिर तक जुड़े रहे, वो इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देंगे।
समाजवादी पार्टी या कांग्रेस इस मुद्दे को उठाए या ना उठाए, लेकिन वो लोग इसी मुद्दे खेमे को- के लोगों की बात आप हाँ, वो ठंडा नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको लगता है कहीं हम ठगे गए हैं। इसलिए वो चाहे संतोष दुबे हों, चाहे कृपात्री जी महाराज हों, चाहे धर्मदास जी हों, चाहे दूसरे तमाम स्वामी आनंद स्वरूप जी हों, जो भी इससे जुड़े हुए हैं लोग, और बड़ी तादाद है उनकी, वो इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देंगे। अब ये एक चुनौती बीजेपी के सामने है कि उसकी अपनी पिच है, ये हिंदुत्व की पिच, बीजेपी की पिच है। और कई बार पिछले प्रोग्राम में शुक्ला जी ने कहा था कि वो उसकी पिच है, उसको कोई नुकसान नहीं, लेकिन कई बार ज़्यादा तेज बैटिंग से अपनी पिच पे गड्ढे हो जाते हैं और उसमें बाउंसर आ जाता है, तो क्लीन बोल्ड होने का खतरा रहता है। तो इसलिए ये मुद्दा जो है निर्भर करेगा इस बात पर चुनाव के समय, चुनाव तक, कि भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे डैमेज कंट्रोल करती है और कैसे नैरेटिव बदलती है दूसरे किसी मुद्दे से, और विपक्ष और इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग कैसे इसको जिंदा रखते हैं, ये उनके कौशल पर निर्भर करेगा। तो हो सकता है ये प्रमुख मुद्दा बन जाए, हो सकता है ये मुद्दों में से एक मुद्दा रहे, और हो सकता है कि सिर्फ मुद्दा बनकर रह जाए, चुनाव में कोई असर न पड़े। तो संभावनाएं अभी सारी हैं। पूर्णिमा मैम, इसी विषय का थोड़ा सा और एक्सटेंशन देते हैं। इस हफ्ते बहुत सारी तस्वीरें और बहुत सारे बयान सामने आए, जैसा कि विनोद सर भी कह रहे हैं कि अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी, आपने भी शुरुआत में वही बात कही, लेकिन एसआईटी की अगर जांच पर आए, इस वक्त अगर सीधे आए, अपडेट पर आए, भविष्य की बात ना करें, एसआईटी जांच में ये पाया गया कि कैमरे से छेड़छाड़ हुई थी, सुरक्षा में चूक हुई थी, बट ये सारे मुद्दे जो है वो प्रॉपरली उस तरीके से नहीं उठाए जा रहे हैं। क्या ये भी जो है ऐसा लगता है कि इसको वही जो भारतीय वोटरों की मानसिकता है कि थोड़े दिनों में हम भूल जाएंगे, उसका फायदा लेकर ये मुद्दे नहीं वो किए जा रहे हैं? देखिए, एसआईटी की जांच तो बेसिकली जो हुआ है उसको सामने लाने के लिए नहीं है। एसआईटी की जांच इसलिए है कि थोड़ी सी लिपापोती करके थोड़ा बहुत मामला संभाल लिया जाए और दिखा दिया जाए कि जो देखो ये लोग चोरी में शामिल हैं, इनको हमने सजा दे दी, और उसको रफा दफा कर दिया जाए। बड़े नाम जो कि उच्च पदों पे बैठे थे, जैसे चंपत राय थे, अनिल मिश्रा थे, आज तक उनका कहीं पे कोई उनके खिलाफ ना एफआईआर है, ना पुलिस ने उनसे लंबी पूछताछ की है, ना दूसरा कोई उनके ऊपर केस हुआ है कहीं से भी। तो मामला ये रफा दफा एसआईटी ज़्यादा करने के लिए बनाई गई है, इंस्टेड ऑफ कि उसको पूरा सच सामने लाके दोषियों को, जो असल दोषी हैं, उनको सजा दी जाए। आप याद करिए, अभी कुछ दिनों पहले चंपत राय का बयान आया था कि जब तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाएगी मैं मौन धारण किए हुए हूँ। तो वो एक तरह से संकेत है ना, वो धमकी है ना कि एसआईटी जब फाइनल रिपोर्ट दे दे, क्योंकि बीच में अगर उनका नाम आया या इनके खिलाफ कोई दूसरी कार्रवाई हुई तो चंपत राय अपना मुंह खोल देंगे, एक तरह से ये डराया जा रहा है। और अगर मुंह खोलेंगे तो फिर कौन फंसेगा? सीधे सीधे आरएसएस और सीधे सीधे पीएमओ उसमें दायरे में आ जाएंगे। तो ये सारा मामला, चंपत राय को अलग रखना, अनिल मिश्रा को अलग रखना, गोपाल राव को बाहर कर देना, वहाँ से बाहर कर देना, उनको वापस भेज देना, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो मामला को थोड़ा रफा दफा करने के हिसाब से हो रही हैं। 2-4 लोगों के नाम आ गए हैं, छोटी मोटी चोरी के लिए उनको कुछ सज़ा होगी भी, बाद में माफ़ भी हो जाएगी, जनता भी भूल जाएगी। हम सभी ये कह रहे हैं कि आस्था पे जो चोट लगी है वो तो एक अपनी जगह है, भ्रष्टाचार इसमें हुआ है वो मुद्दा बन सकता है कि नहीं। अभी शायद श्रीनिवास जी ने कहा कि भ्रष्टाचार शायद नहीं बनता है मुद्दा, आप ही ने कहा, अनुराग जी ने कहा नहीं, मुद्दा कैसे नहीं बनता है? बोफोर में बना था कि नहीं बना था? आखिर बोफोर में मुद्दा बना भ्रष्टाचार, चारा घोटाला बना नहीं, लेकिन वो है कि कौन उसको उठाता है। आप एक कल्पना करिए कि आज की डेट में, मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, राजनाथ सिंह खुल के बगावत के सुर उठाते हुए आगे आ जाते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत लंबे समय से राम जन्मभूमि से जुड़ा रहा, उत्तर प्रदेश मेरी पॉलिटिकल कर्म भूमि है और इससे मैं बहुत आहत हुआ हूँ, और वो कुछ पब्लिक में बयान दे लेते हैं, मोर्चा लगा के खड़े हो जाते हैं, तो क्या नहीं लगता है तो बीजेपी को क्या उसका नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल होगा। या फॉर दैट मैटर अडवाणी जी सामने आ जाते हैं, भाई अगर राम मंदिर को किसी ने मुद्दा बनाया तो वो अडवाणी जी थे, कल को उनकी तरफ से सिर्फ एक स्टेटमेंट ही आ जाता है कि भाई मैं तो बहुत आहत हुआ हूँ, ये तो वो सपना नहीं था जो हमने जिस समय रामलला हम आएंगे मंदिर यहीं बनाएंगे कहा था, ये हमारा सपना नहीं था, हमारा तो सपना टूट गया। तो क्या उससे नुकसान नहीं होगा? होगा। कौन उठा रहा है और कैसे उठा रहा है ये बहुत मायने रखता है। समाजवादी पार्टी उठा के बहुत ज़्यादा राजनीतिक लाभ नहीं ले पाएगी, बशर्ते कि कोई इधर से इसी खेमे से ना सामने आए, और अगर नहीं आते हैं लोग
तो फिर हमको नहीं मानना चाहिए कि बहुत ज़्यादा उसका कोई असर जनमानस पे पड़ने वाला है। लोग कहेंगे, गाली दे लेंगे, नाकारा है, नालायक हैं, उचक्के हैं, चोर हैं, कह लेंगे, फिर जब वोट में जाके लाइन में लगेंगे तो कहेंगे तो अरे यार, तो इनको नहीं दे तो क्या दे, उनको ये दे। विपक्ष की ऐसी स्थिति। हाँ, तो वो एक मुद्दा रहेगा, कैसे वो उसको कैपिटलाइज करेंगे ये डिपेंड करेगा ऑपोजिशन पार्टी। एक तस्वीर इस हफ्ते बड़ी वायरल हुई, अभी मुक्तेश्वर आनंद बैठे हुए हैं और अखिलेश यादव उनके चरणों में बैठे हुए हैं। मैं दर्शक भी वो तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर के कोई पॉलिटिकल मायने निकालें या फिर जो अपने शासनकाल में किसी पर लाठी चलाता है फिर आज उसके शरण में बैठा हुआ है, कैसे तस्वीर देखें? ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद ही हुआ है ये ऐसा चमत्कार। देखिए प्रतीक्षा जी, पिछले चुनाव के बाद से, पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें सारे वो जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो मुस्लिम वोट पे राजनीति करते थे, उनके दम पे सरकार बनाते थे, उनको ये समझ में आ गया है कि भाई अब मुस्लिम वोट बैंक नहीं चलेगा। वो जो उनके पास ट्रम्प कार्ड होता था वो फेल हो गया। उसी के साथ मुसलमानों को भी ये समझ में आ गया कि अब वो किंग मेकर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कुछ और वर्गों को अपने साथ जोड़े। मुसलमान वोट बैंक उनके पास 18-20% जो है सो है, उसके साथ जो वो कुछ ब्राह्मण वोट को, कुछ ओबीसी वोट को, कुछ कहीं ना कहीं से कुछ समीकरण ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो सरकार बना सके। ये एक भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा है पिछले कुछ दिनों में कि जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति थी वो ध्वस्त हो गई है। इसको आप अच्छा साइन समझें, बुरा साइन समझें, वो अलग का विषय है, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि जो स्पेशली नॉर्थ में जो राजनीतिक दलों का जो ओरिएंटेशन जो पिछले दिनों हुआ था कि मुस्लिम वोट बैंक साथ लो, जो पूरी राजनीति रही। अगर हम ये कहते हैं कि बीजेपी ने राम मंदिर की राजनीति करी, तो जितने ये क्षेत्रीय दल थे इन्होंने भी एंटी राम मंदिर की राजनीति करके वो राजनीति में वो सरकारें बनाए हैं। उन्होंने कहीं से कोई दूसरे कुछ काम नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ लालू यादव जी ने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था, समाजवादी पार्टी ने गोली चलवाई थी, सिर्फ इनकी भी राजनीति एंटी राम मंदिर रही। वही ध्रुवीकरण, एक तरफा कह लीजिए, दो तरफा कह लीजिए। वो राजनीति फलीभूत हुई इन लोगों को, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को फायदा खूब हुआ, लेकिन वो पिछले 5-7 साल में वो राजनीति ध्वस्त हो गई है कि अब सिर्फ मुस्लिम वोट साध लो और सरकार बना लो, वो खत्म हो चुकी है। तो अब अगर समाजवादी पार्टी और उनके नेता अगर हिंदुओं के कुछ वर्ग के वोटरों में सेंध लगाने की कोशिश कर, देखिए एक चीज होती है कि हम प्रो मुस्लिम हैं, साथ में हम एंटी हिंदू हैं या नहीं। तो अब यह बनाने की कोशिश की जा रही है कि मैं एंटी मुस्लिम, मैं प्रो मुस्लिम तो हूं लेकिन मैं एंटी हिंदू नहीं हूं। मतलब हिंदुओं को लेके अब जो अभी तक की जो वो रही है कि हम हिंदू विरोधी भी रहे हैं, तो उस छवि को धीरे धीरे डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम प्रो मोदी हैं लेकिन प्रो मुस्लिम हैं, लेकिन हम एंटी हिंदू नहीं है। तो वो ये राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। अखिलेश यादव शायद इसीलिए शरण में बैठे हैं। अनुराग जी ने जो कहा कि इन पार्टियों ने अपनी छवि बनाई थी एंटी हिंदू, प्रो मुस्लिम होने के अलग से एक एंटी हिंदू की छवि बनाई, वो सच नहीं है। उनकी जो आप याद करिए, लालू यादव या मुलायम सिंह यादव जब अपने राजनीति के शीर्ष पे पहुंचे तो उन्होंने किसको रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही थी? वो एक बहुत बड़ा ओबीसी का तबका जो कि सत्ता में भागीदारी से बिल्कुल अलग था सदियों तक, दशकों तक, जिनकी कि ना कांग्रेस के राजनीति में भागीदारी थी, ना बीजेपी के जो सवर्ण डोमिनेटेड राजनीति है उसमें भागीदारी थी। उन्होंने उनकी बात की, उनको अपने साथ जोड़ा और तब जाके उसमें वो मुस्लिम वोट बैंक जुड़ा, तब जाके वो सक्सेसफुल हुए। सिर्फ ये कह देना कि वो प्रो मुस्लिम और एंटी हिंदू बन के सक्सेसफुल हुए सही नहीं होगा। रामकृपाल सर, जब इस तरीके के मुद्दे आते हैं तो पूरी कहानी जो है वो नैरेटिव पर आ जाती है। भारत में अगर हमने देखा तो 15-20 दिन का ही चुनाव होता है, मतलब ये कहना थोड़ी अतिशयोक्ति है, बट फिर भी 15-20 दिन में ही जो माहौल बनता है प्लस या माइनस का होता है। ये पूरा खेल ध्रुवीकरण से निकल के नैरेटिव तक का खेल बनाने में, वोटर्स के बीच में जाने में क्या लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत आएगी बीजेपी को? कई बार ये प्रतीक्षा जी वही बात कही है कि अभी जो ये चल रहा है इस पर मैंने 2 ही बात कही है। अगर ये लगेगा, ये तो जनता को पता है कि हर पार्टी में हर जगह पे
सब जगह 90% जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो रिफॉर्मिस्ट होते हैं, उनको आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं। लेनिन से एक बार किसी ने पूछा था कि ये जो आपके फॉलोअर हैं आर दे सोशलिस्ट? लेनिन ने कहा कि क्या बकवास करते हो, अगर ये सारे आइडियोलॉजी हो सोशलिस्ट होते तो मुझे ये संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसमें उन्होंने कहा कि देयर 99% अपॉर्चुनिस्ट, ये कोई आया इसलिए कि उसकी शर्ट अच्छी हो जाएगी, किसी का पैंट अच्छा हो जाएगा, किसी के बच्चे की फीस माफ़ हो जाएगी। तो दुनिया, अब मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे गांव, मैं गांव का नाम नहीं लूँगा, ये मेरे गांव में, मैं अभी भी गांव में एक एसी लगवाना चाह रहा था, तो मैंने पूछा कि भाई ये बताओ विंडो एसी लगवा लें गांव में? तो उसने कहा, जो मेरा वो है पोता है, उसने कहा कि बाबा यहाँ विंडो एसी चलता ही नहीं है, सब स्प्लिट एसी है। मैंने कहा स्प्लिट एसी? स्प्लिट एसी तो महंगे मिलते हैं। बोला, और मैंने कहा कुछ बड़े महंगे होते? उसने कहा कुछ नहीं, चूँकि गांव में जो लोग घर बनाते हैं तो ये सोच करके जो लोहा वहा लगवाते हैं खिड़की पर, वो काटना नहीं चाहते। स्प्लिट एसी में होता है कि बाहर रख लिया उसको और एक वो लेकर अंदर ले आए। तो मैंने पूछा कि यार बिल तो बहुत ज़्यादा आता होगा। तो उसने कहा कि ये सब कटिया फंसा के एसी चलते हैं पूरे गांव में, और जिस दिन कोई इंस्पेक्शन होता है वहाँ से फ़ोन आ जाता है कि भाई ज़रा आप लोग सावधान रहिएगा। अब आप सोचिए, एवरेज इंसान जो है उसके लिए भ्रष्टाचार क्या है क्या नहीं है ये मायने बहुत नहीं रखता, ईमानदारी की बात। बेसिक बात यह है कि जो अभी तक हम लोग तमाम बातें कर रहे हैं, मान लीजिए बीजेपी को नुकसान हो जाता है, सवाल इस बात का है, आगे की एक लाइन है, जीवन कितना आसान होता है जब कोई विकल्प नहीं होता। आज बीजेपी के लिए वही है। मान लीजिए बीजेपी 90 kg की है, वो 80 kg हो जाती है। सवाल अल्टरनेट क्या है? बच्चा फेल हो जाता है, बाप को बड़ी तकलीफ होती है, रोज कहता है भाग जा घर से, बच्चा भाग जाता है, वही जाके थाने में लिखाता है बेटा लौट आओ, अब कभी नहीं डांटेंगे। सवाल मैं हमेशा कहता हूँ कि डिसेंट रिबेलियन में कन्वर्ट हो रहा है क्या? वो नहीं होगा जब तक कि कोई विकल्प नहीं है। अब मान लीजिए बीजेपी से लोग नाराज हो गए, सब कुछ हो गया, मैं कहता हूँ बीजेपी 90 kg की होगी, लेकिन जो 45 kg का मॉस्किटो बैट का है, बिल्कुल ठीक, उसमें भी ये दिक्कत भी नहीं, है। उसमें भी अब क्या है कि जो लोग हमेशा हिंदू धर्म का, अभी एक बात आई कि हिंदू धर्म मतलब हिंदू बीजेपी लेके शुरू हुई। मैं एक बात बता दूं, बीजेपी लेके तो शुरू हुई थी जनसंघ के ज़माने में, लेकिन जब जनसंघ बना था तो उसका चुनावी नारा क्या था, ये बहुत ध्यान रखिएगा, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक, जनसंघ की निशानी। तब भी वो जानते थे कि अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो उसके भरोसे नहीं जा सकते सिर्फ। बिल्कुल तो मैं ये कह रहा हूँ, सन 62 की बात बता रहा हूँ, 62-64 की। चूँकि बाकी हमारी सब पार्टियों ने ये सोचा कि हिंदू तो बंटता ही है, वो खेती सिर्फ 20% की करते रहे और हमेशा सोचा कि बस ये इसको संभाले रखो, बाकी चीज़ें तो अपने आप मैनेज हो जाएंगी। ठीक, सही है सर। पीयूष सर, योगी आदित्यनाथ कंटिन्यू जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, परियोजनाओं को शुरू कर रहे हैं, वहाँ हर जगह अपने संबोधन में, अपने भाषण में यही वाला मुद्दा उठा के सीधे अखिलेश यादव पर टारगेट कर रहे हैं। पहले वो नाम नहीं लेते थे, अब सीधे नाम लेते हैं। ये जो सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, क्या ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ को फ्रंट फुट पर आना मजबूरी है क्योंकि अगले साल चुनाव है और बाकी कोई नेता तो इस पर कोई बात नहीं कर रहा है? हाँ देखिए, निश्चित रूप से इस समय जो है कि योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा स्टेक है अगले चुनाव में, न केवल उनको उस चुनाव को जितवा के लाना है, ताकि जो है केंद्र के साथ जो टसल चल रहा है उनका, लगातार ऐसी खबरें आती हैं कि केंद्र जो चाहता है उनको वहाँ पे रिप्लेस किया जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है कि वो अपने तरीके से समीकरण बना के कर रहे हैं। तो उनका जो है कि पूरा ये कोशिश है कि जो उनका एजेंडा है एक जो पूरा ध्रुवीकरण का, वो बना रहे। और इसीलिए आप देखिए कि लगातार और कमज़ोर कैसे किया जाए समाजवादी पार्टी को और अखिलेश को, जिस तरह से ये रामलला के इस यहाँ पे जो लूट हुई है उसको लेके वो जो आक्रमण कर रहे हैं, तो अब वो मथुरा का मामला योगी जी ने खुद ही वो उठा दिया है लगातार। वो एक यादवों, ताकि वहाँ पे ये विरोध करेंगे तो यादव है, इनका एक वोट बैंक है, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और वो उसकी मांग वो भी करेगा कि हाँ भाई यहाँ पे बनना चाहिए, एक कृष्ण का भी जो है मंदिर यहाँ पे बनना चाहिए।
तो वो एक पॉलिटिकल जो है कि उन्होंने चाल चली है उसमें, और वो यही है। और इसके लिए वो देखिए लगातार क्योंकि अखिलेश यादव उठा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई इनके टाइम में तो इतनी ज़मीनें जो है जहाँ पे झंडा गाड़ देते थे और ज़मीनें हो जाती थी, तमाम लूट मची ज़मीनों की और तमाम जो है कि चीज़ों पे कब्ज़ा किए गए। तभी अखिलेश यादव ने पलटवार भी किया कि आप बताइए, हिसाब दीजिए। अगर आपने ये, उन्होंने, योगी जी ने ये दिखाने की कोशिश करी कि हमने वो सारी चीज़ें वापस जो है कि वो जो सरकारी ज़मीनें थी उनका अधिग्रहण किया फिर से दोबारा, तो अखिलेश यादव ने इसीलिए कहा कि आप उसका हिसाब तो दीजिए, ऐसे कहने से क्या होता है, आप नैरेटिव आप बना रहे हैं उसको, आप दीजिए कौन सी ज़मीनें थी जो आपने कब्जा की गई थी और कौन सी आपने वापस ली, कितने करोड़ की थी वो। तो ये जो मंदिर पे अटैक जो कर रहे हैं अखिलेश यादव इस मामले पे, तो वो उसको काउंटर करने के लिए वो अखिलेश के पाले में जो है बॉल को फेंक रहे हैं। और मुझे लगता है ये निश्चित रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए योगी जी के ऊपर भी तो बात आती ही आती है, इसीलिए एसआईटी उनको डिक्लेयर करना पड़ा उस चीज़ को, क्योंकि एसआईटी, और वो भी काफ़ी समय के बाद वो चुप थे। अगर आपको याद होगा हफ्ते 10 दिन वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे। उसके बाद फिर वो एसआईटी की बात भी कहाँ से आई, वो आई खुद मोदी क्या नाम, योगी जी ने खुद एक्शन नहीं लिया। वहाँ से वही जो वहाँ की जो कमेटी थी वहाँ की मंदिर ट्रस्ट, जो ट्रस्ट था, उसी की तरफ से आया गया, ये एक रिक्वेस्ट आई कि हाँ कि भाई बनाई जाए, तब उन्होंने बनाई। और वो भी अभी जो है तमाम तरह के आरोपों के घेरे में आ गई है, जिस तरह से जो आईएएस अधिकारी हैं, उसके जो मुखिया हैं और जो है कि जो पंत हैं, जो वो जो कमिश्नर जो है वहाँ के, दूसरे जो संजय प्रसाद, उनके को भी आक्षेप आए थे। तमाम लोगों के खिलाफ कुछ न कुछ जो है उसमें आक्षेप लगातार आ रहे हैं। तो वो एक तरीके से तो योगी जी पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो योगी जी के लिए भी थोड़ी मुश्किल है। तो उनके लिए एक ही तरीका है कि किस तरह से आप, वो जानते हैं कि एक हिंदू तबका जो है वो कहीं ना कहीं आहत है इन चीज़ों से। हो सकता है आने वाले समय में वो थोड़ा खिसक भी जाए, खासकर वो मिडिल क्लास जो है, और वो जो युवा लोग हैं, उसमें भी जो बड़े लोग हैं, जिस तरह से लोग आहत थे, उनके सामान नहीं मिले, उनका हिसाब किताब नहीं मिला, तो वो कहीं ना कहीं वो उनके मन में एक स्थिति कि भाई ये तो हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। तो एक कहीं ना कहीं उनको भी फीडबैक मिल रहा था, इसीलिए पूरी कोशिश हो रही है कि किस तरह से उसको संभाला जाए और फिर से वो आस्था को वहाँ पे रिस्टोर किया जाए। तो मुझे लगता है कि इसलिए योगी जी के लिए एक सवाल तो है कि क्या जिस तरह से पिछली बार नुकसान उनको हुआ और इस बार कहीं वो अगर अखिलेश यादव जिस तरह से पूरी मुखर होकर इन बातों को उठा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि एक ब्राह्मण समाज का भी वोट जो है अपने साथ जोड़ा जाए वहाँ पे, और लगातार वो ठाकुरवाद की तरफ जो है कि वो अटैक करते रहते हैं, और ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का भी एक जो है बाइनरी को वो कोशिश करते हैं वहाँ पे पैदा की जाए। तो मुझे लगता है इसलिए योगी जी को के लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि किस तरह से वो इसको करें। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह कि देखिए अखिलेश तो आप छोड़ दीजिए, वो मतलब सबसे बड़ा उनको खतरा है वो केंद्र की तरफ से है, जो कि एक टसल चल रही है वहाँ पे कि योगी जी को किसी तरह से जो है कमज़ोर किया जाए। तो मुझे लगता है इसलिए ये मामला उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो कोशिश है उनकी पूरी हो रही है। और एक तरीके से वो इसमें मुझे लगता है कि दिखाई भी दे रहा है कि वो पूरा अटैक कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। जो भी मीटिंग में जाते हैं तो उनका एक ही प्रयास है कि उस चीज़ को जो उनकी तरफ आक्षेप आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी जो एनकैश करने की कोशिश कर रही है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए पूरी तरीके से। श्रीनिवास सर, हमने पिछले 12-13 सालों में देखा बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए जिनको ऊपर कि उसका क्विक समाधान बीजेपी ने निकाल लिया, वो उनकी अपनी तरीके भी होते हैं। ये मुद्दा जो उनके लिए फंसने वाला भी मुद्दा है, वो मुद्दा 1.5 महीने से खींचे चला जा रहा है। हम भी खबरों खिलाड़ी में लगातार चर्चा कर रहे हैं क्या अपडेट हो रही, क्या हो रही। क्या वाकई में जिस और पीयूष जी इशारा कर रहे थे कुछ वैसा मैटर है, या आप देखते हैं कि योगी की साख पर या योगी सरकार पर इस मुद्दे का कोई असर होने वाला नहीं? मैं बहुत लाइट नोट में पहले 2 लाइन बोलूँगा। ये मुद्दा ही नहीं है, काहे का मुद्दा? हमारे धर्म ग्रंथ से लेके हमारे जो बड़े बड़े राइटर साहित्यकार लिखते आए हैं कि राम जी की चिड़ई राम जी की खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। ग्रंथ में कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। तो इसकी तो हमें इजाज़त मिली है। अरे इस बार नाम के बदले दान लूट लिया, क्या दिक्कत है इसमें? चलिए अब समझिए राजनीति को, जो मेरी छोटी बुद्धि में आ रही है। सिर्फ राजनीति जो है ना बीजेपी और विपक्ष के बीच नहीं चल रही। खास करके उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे विद इन बीजेपी एक बड़ी तगड़ी राजनीति आज से नहीं बहुत पहले से चल रही है। पहले माना जाता था उत्तर प्रदेश का कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो,
वो उस पार्टी में दबंग की हैसियत रखता था। ऐसा ही कुछ था, कभी कल्याण सिंह होते थे, खुद अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से चुनाव लड़ते थे, राजनाथ सिंह होते थे। आज आप याद करें उत्तर प्रदेश का कोई बड़ा नेता, इस तरह का नेता आपको यहाँ दिखता है बोलता हुआ केंद्र में? कोई नहीं दिखता, सिर्फ 2 लोग हैं। एक आदमी हैं जिनका नाम है अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ। वो हमेशा चुपके से ही सही, नज़र छुपा के सही, नज़र दिखा देते हैं। और जहाँ तक बात है कि योगी, मोदी, अमित शाह, विपक्ष, तो इसका नज़ारा तो हमें लोकसभा में दिख तो गया था यूपी में, जहाँ पे 72 सीटें जीत जाती थी बीजेपी, वहाँ उसको पछाड़ दिया समाजवादी पार्टी ने। अयोध्या की सीट हार गई, 5 विधानसभा हैं अयोध्या में। अब पता नहीं होगा क्या, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज की तारीख में परिणाम कोई नहीं बता सकता, विश्लेषण कोई नहीं कर सकता, लेकिन अभी अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ पे जाने तो आपका पता चलेगा कि 5 की 5 विधानसभा बीजेपी हार सकती है। वहाँ पे जो बैठे हैं दुकानदार हैं, लोगों की संख्या कम हो गई है। जो दिन में 2000 रुपये कमाते थे, 200 रुपये कमाना मुश्किल हो गया। मैं सच बोलूँ तो इस उम्र में मैं 11 ज्योतिर्लिंग, 3 धाम, गंगा सागर और तमाम धाम में कर चुका हूँ, लेकिन मेरी आस्था को ठेस लगी है। मुझे ये लग रहा है कि अरे राम जी अपनी रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन आप इसको समझिए कि आप राम के नाम को लेकर आए हैं और राम के नाम से ही जाएंगे। आखिर ये खुल कैसे गया? ये मसला खुला, कोई लूट नहीं है। महिपाल ने 21 में बोला था कि लूट हो रही है, लेकिन अचानक चुनाव से 6 महीने 8 महीने पहले ये मामला खुलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है, अगर सब कुछ जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाता है, मैं नहीं लगाता हूँ SIR और ये फर्जी वोटिंग मैं नहीं लगाता, विपक्ष कहता है, अगर ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि राम मंदिर पे लोगों की आस्था नहीं टूटी है। मेरी आस्था टूटी है, मैं बहुत धर्म भीरू हूँ। बताया तो मैं 11 ज्योतिर्लिंग, 3 धाम, गंगा सागर तक हो आया हूँ, लेकिन मेरी आस्था टूटी है कि क्यों जाऊँगा भाई, जब राम जी खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा हमें। कार्यक्रम की आखिरी टिप्पणी विनोद सर। अखिलेश तैयार, योगी पर वार, ये सारा कुछ जो दिखाई पड़ रहा है, ये आपका आकलन क्या कहता है? सियासी मुद्दा, चुनावी मुद्दा, राजनीतिक हथियार, ध्रुवीकरण, ये सब मिला जुला कर ही चुनाव देखने मिलेगा आने वाला? नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में ध्रुवीकरण ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, ध्रुवीकरण की राजनीति ना हो। अब ध्रुवीकरण कितना होता है वो अलग बात है, वो चाहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो चाहे जातिवादी ध्रुवीकरण हो, वो तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की तासीर है, वो तो होना ही होना है। अब कल या परसों शायद योगी जी का एक बयान है, हालांकि उसका कोई आधार मुझे नहीं मिला, रामगोपाल जी को मालूम हो, हमसे ही पुराने हैं, पूर्णिमा जी हैं, कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज़ पढ़ाई है अखिलेश यादव ने। हमें तो नहीं याद पड़ता कब नमाज़ पढ़ाई, मतलब मुझे तो कोई रिकॉर्ड में आया था। और हनुमानगढ़ी वालों ने स्वीकार कैसे कर लिया? हनुमानगढ़ी का जो महत्व है वो एक अलग महत्व है। अयोध्या में पहले जब राम मंदिर तो अब बना है, लोग हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए रुक जाते हैं। बिल्कुल। अब वो जो उनका बयान है वो क्या है? वो ध्रुवीकरण का ही तो बयान है कि लोगों को एकदम कि देखो हनुमान जी की कड़ी को भी वो नमाज पढ़ाई। अब या ये डिस्परेशन भी बताता है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति को भी बताता है, क्योंकि अखिलेश जी जो बार बार चोट कर रहे हैं वो भाजपा के हिंदुत्व पर कर रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर ही भाजपा का हिंदुत्व परवान चढ़ा है उत्तर प्रदेश में, तो वो उसी पर चोट कर रहे हैं। और उनका सीधा सीधा गणित ये है कि उनका जो PDA है, उस PDA में वो कुछ हिंदू वोट जो है सवर्णों का और OBC का जो बीजेपी के साथ चला गया था, सारा ना आए तो कुछ भी अगर आ जाए तो नुकसान बीजेपी का है, वो उनको फायदा है। भाई लोकसभा चुनाव में दोनों का वोट परसेंटेज जो है NDA का और UPA का, मतलब UPA का इंडिया गठबंधन का 43% था लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन, ये जो अखिलेश जी अलग लड़े थे, कांग्रेस अलग लड़ी थी, तो 36% के आसपास इनके अलायंस का वोट था, बीजेपी का 43% के आसपास था और कांग्रेस का 2-2.5% था। तो अब कांग्रेस और अखिलेश जी मिलकर लड़ेंगे, उसमें दलित वोटों का एक मसला है। दलित वोट अभी चौराहे पर है बिल्कुल, वो BSP के साथ है भी और नहीं भी है। बीजेपी भी उसको 2014 से लेकर 2022 तक दलितों के एक बड़े सेक्शन ने बीजेपी को भी वोट दिया, लेकिन 2024 में वो छिटक गया, वो छिटक के चला गया गठबंधन के साथ। इसलिए अखिलेश गठबंधन की सीटें 43 आ गई। उन सीटों पर दलित वोट मिला जहाँ कभी मिलता नहीं था, वो संविधान वाले मसले में। तो अखिलेश जी की कोशिश ये है कि मंदिर के मुद्दे पर
एक सेक्शन जो धर्मवीरू सेक्शन है वो हमारे साथ अगर आ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। उनकी कोशिश ये है, बीजेपी की चुनौती ये है कि उसको बचाए रखना है, उसको बिखरने नहीं देना है। ये उनकी चुनौती है। उनके सामने योगी जी का यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर का है और ध्रुवीकरण का है, तो ये लड़ाई इस पर चलेगी। अब कौन किस में सफल होता है तो इसमें दोनों का देखना पड़ेगा कैसे कौन सी लड़ाई लड़ी जा रही है। कांग्रेस इसमें बहुत संभल की चल रही है। कांग्रेस में राहुल गांधी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन प्रियंका गांधी बोली है, इस पर उनका ट्वीट आया है। कल मैं पढ़ रहा था तो सुप्रिया सुले ने ज़बरदस्त बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंडीगढ़ में। सुरेंद्र राजपूत को दिल्ली बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, सभी अपनी बात उत्तर प्रदेश के हैं। अशोक गहलोत से अयोध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस चुप है इसमें या कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस अभी वो अटैक कर रही है और वो भी इसमें हिस्सा बना जा रहा है। तो मंदिर भी चले गए, वहाँ गिरफ्तारी भी उनकी होते होते बची। कुल मिलाकर के ये सब चल रहा है, लेकिन इसमें असली सवाल तो जनता का है, क्या उसका सही जवाब मिलेगा। उसका अगर सही जवाब मिल गया तो लोग संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन उसका अगर जवाब नहीं मिला तो मुश्किल आएगी। जवाब क्या है कि जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका सरपरस्त कौन था। उनके सरपरस्त मान लीजिए या वो काम कर रहे थे चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, उनके सरपरस्त आप मान सकते हैं कि भाई उन्हीं के साथ काम कर रहे थे। इन तीनों का सरपरस्त कौन था या कौन है भाई। ट्रस्ट जब बना तो चलिए चंपत राय जी के बारे में तो हम मान सकते हैं, अशोक सिंघल जी के साथ थे, उनके सचिव थे, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे थे, ठीक है, फ्रंट पे नहीं थे, गोली नहीं खा रहे थे, लेकिन मुकदमे में फाइलें लेके कोर्ट भी जाते थे, सब करते थे, उनको आपने रखा, संघ के विश्वास पात्र हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा की क्या क्वालिफिकेशन थी भाई, वो तो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, लोकल नेता के तौर पर हमेशा से रामगोपाल जी के संवाददाता वीएन दास जी के घर में किराए पर रहते थे वो, और उसके बाद इतने बड़े आदमी बन गए, तो क्या उनको किसका संरक्षण था, ये सवाल नहीं उठेगा क्या। गोपाल राव कर्नाटक से आके अयोध्या में ट्रस्ट में आते हैं, उनका अभी वीआईपी पास का एक अलग उनका कंट्रोवर्सी आ गई है, वो किसके संरक्षण में थे, उनको कौन लाया ट्रस्ट में। तो ये सवाल हैं जो अयोध्या के लोगों को मथ रहे हैं, आसपास के पूर्वांचल के लोगों को मथ रहे हैं। मैं आलोक जी का इंटरव्यू कर रहा था, आलोक कुमार जी का, जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इंटरव्यू के बाद हम लोग बैठे हुए थे, अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ कुछ कैमरा पर्सन दूसरे चैनल्स के वो भी आए हुए थे, तो बातचीत होने लगी। तो आलोक जी काफ़ी आश्वस्त थे कि मामला ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो उन कैमरा पर्सन से कहा, और हमारे साथ शायद दिनेश थे वहाँ पर, कि साहब ये मुद्दा जो है इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। लोग आप जाके अयोध्या और आसपास के गाँवों में, पूर्वांचल में आप जाइए, देखिए लोग गालियाँ दे रहे हैं। तो क्योंकि आपने इस मुद्दे को इतना ज़्यादा ताना था कि तो जब शिखर पर ले जाके जब चोट लगती है तो वो वाली चोट है। मुद्दा चढ़ावा चोरी का तो था ही, दोषियों को पकड़ने का तो था ही, लेकिन अब सियासी गलियारे में ये मुद्दा चुनावी हथियार बन चुका है। आने वाला अगला साल चुनाव का है उत्तर प्रदेश में, इसलिए भी ये मुद्दा जीवंत बनाए रखने की कोशिश विपक्ष कर रहा है और बीजेपी लगातार इस पर बचने की कोशिश कर रही है। देखना यह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये मुद्दा दोषियों तक, एसआईटी की जांच तक, अदालत तक तो है ही, राजनीतिक गलियारों में किस तरीके का रंग लेता है। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर आइए, अपनी राय रखिए, विषय रखिए। अब हमने एक नई प्रैक्टिस शुरू की है, सोशल मीडिया पर हम गुरुवार शुक्रवार तक कुछ मुद्दे डाल देते हैं। आप उस पर ज़रूर अपनी राय रखें कि आप किस विषय पर हमारे बुद्धिजीवी वरिष्ठ पत्रकारों के पैनल से चर्चा चाहते हैं। बहुत धन्यवाद।